नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा स्टेनोग्राफर और एलडीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ जो सिलेबस के महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में ये मैंने आपसे कमिटमेंट भी किया था कि जितने सिलेबस के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कवर करूँगा। वैसे मेरे इस चैनल पे सिलेबस से जुड़े हुए काफ़ी चैप्टर पहले से ही मैंने अपलोड किए हुए हैं वीडियोस के रूप में, तो उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ से हम कुछ स्पेशल सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिनसे आप ऐसे नंबर प्राप्त कर सकते हैं जो दूसरे स्टूडेंट को बहुत बड़ी दिक्कत में डाल देते हैं। मैं केवल उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पे इन वीडियोस के माध्यम से टच करूँगा जिनसे दूसरों से ज़्यादा नंबर अर्जित करने का रास्ता हमारे पास होता है। मतलब हम बोनस के रूप में उन स्टूडेंट से आगे निकल जाते हैं और यही नंबर हमें सफलता का रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है सीक्वेंस ऑफ टेंस। आप कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पब्लिश एडवर्टाइजमेंट उठाइए स्टेनोग्राफर और एलडीसी एग्ज़ाम का, तो उसके सिलेबस में आपको एक पॉइंट दिखेगा टेंस के रूप में, और टेंस के ऑब्लिक करके वहाँ साइड में लिखा होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होता ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है। इवन मुझे नहीं कहना चाहिए, कई टीचर तक इसके बारे में नहीं जानते हैं। और अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपके इस पॉइंट को लेके सारे डाउट दूर कर देंगे। और एक बहुत बड़ी बात भी मैं कह रहा हूँ आपको, इस पॉइंट से अकेले 5 से 7 तक क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकते हैं जो दूसरों को बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, पर आप बड़े ईजिली मेरे इन वीडियोज़ को देखने के बाद इनको सॉल्व कर पाएंगे और वो नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ से हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। जितने वीडियोज़ में ये कंप्लीट होगी, ये सीरीज़ के सारे वीडियो आप ज़रूर देखें जिससे कि आप इस पॉइंट को पूरा कवर कर सकें। अब ये आखिर सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या है, इसको एक मोटे रूप में अगर मैं बात करूं तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का एक खास तरीका होता है। मैं ज़्यादातर अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को अपने द्वारा बनाए गए इस चिन्ह से इस नियम को समझाता हूँ। इसको ऐसे मान लें कि S1 पहला सेंटेंस है, S2 दूसरा सेंटेंस है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस चिन्ह का मतलब मैं बच्चों को कहता हूं कि दो ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाएं एक दूसरे पे निर्भर करती हैं, बोथ सेंटेंस आर इंटरडिपेंडेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं जो इस सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंतर्गत आते हैं, जिनमें ये दोनों वाक्यों की क्रियाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये 5 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही मतलब मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करने वाले होंगे एग्जाम के अंदर, तो इनको बड़े सीरियसली समझना है। और ये चिन्ह आप मान लीजिए रिटन क्वेश्चन है एग्जाम का, इससे जो 5 फॉर्मूले पढ़ेंगे उन 5 पे क्वेश्चन आना है निश्चित रूप से। तो आप इस सीरीज का कोई भी वीडियो मिस मत करना। अभी आज हो सकता है हम केवल पहला फॉर्मूला, जैसा मैंने कहा इसके ऊपर 5 फॉर्मूले हैं, तो हम पहला फॉर्मूला आज आपके सामने रखेंगे। इसके लिए ये चिन्ह का दोबारा मतलब बता देता हूँ, इसी को सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं कि दो वाक्यों में एक खास संबंध होता है और वो संबंध इस प्रकार का होता है कि दोनों वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर हो सकता है इस पहले वाक्य की क्रिया को सही लिखे और इसको गलत लिख दे, तो हमारे पास रास्ता होता है इसे देख के हम इसे सही कर सकते हैं। या किसी परिस्थिति में इसको सही लिखा हो और इसको गलत लिखा है तो इसे देख के हम इसे सही कर सकते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज हम सीक्वेंस ऑफ टेंस के पहले फॉर्मूले से शुरुआत करने वाले हैं। अब वो पहला फॉर्मूला क्या है वो हम जान लें। पहला फॉर्मूला टेंस के एक हिस्से से आता है और उस हिस्से का नाम होता है पास्ट परफेक्ट। अब सबसे पहले तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि पास्ट परफेक्ट क्या है। ज़्यादातर बच्चे तो ज़िंदगी भर इसी भ्रम में जीते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जैसा ही पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसको भी मैं एक सिंपल टर्म से आपको क्लियर कर देता हूँ। आप इस भ्रम को बिल्कुल दूर कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट समान होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। अब ये आपको कैसे समझना है, इसको यूँ मान लें, ये मैंने दोनों को बराबर करके इसलिए लिखा है, ज़्यादातर बच्चे इनको बराबर मानते, पर मैथमेटिक्स की भाषा में मैंने ये बनाया है कुछ, इसको एक इक्वेशन की तरह देखें। और इक्वेशन में एक नियम होता है, बैलेंस करने के लिए हम कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे स्क्वायर के रूप में लिखा। तो अगर मैथ की भाषा में इसको पढ़ूंगा तो ये होगा पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को स्क्वायर करें तो 2 का गुणा 2 बार, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो किसी परीक्षा का रिजल्ट आया और आपका मित्र कह रहा है किसी व्यक्ति के बारे में कि वो फेल हो गया उस परीक्षा में,
तो ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट से जुड़ गया। अब एक दूसरा मित्र कह रहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, वो एक बार पहले भी इस परीक्षा में फेल हो चुका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको पास्ट के पास्ट में भी ले जा रहे हैं और वो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट एक ऐसा सेक्शन है जिस तक पहुंचने के लिए हमें एक कदम किसके अंदर रखना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट। अब हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो फॉर्मूला है वो पास्ट परफेक्ट के एक स्पेशल यूज से बना है। अब वो स्पेशल यूज क्या है ये मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए पास्ट में कोई भी दो एक्शन इस प्रकार हुए हैं, अब ये हमारी लाइफ में डेली होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पढ़ने जाते हैं, आपकी क्लास का टाइम सुबह 10 बजे का है और आप अपने मित्र के साथ बाइक लेके निकले, रास्ते में बाइक पंचर हो जाती है, पेट्रोल, कोई भी सीक्वेंस हो जाए तो आप क्लास में लेट पहुंचते हैं। मान लीजिए 15 मिनट लेट पहुंचे, 20 मिनट लेट पहुंचे, तो क्लास का कुछ हिस्सा निकल गया, पढ़ लिया आपने क्लास, फिर क्लास खत्म हुई तो आप किसी से बात कर रहे थे कि आज जब मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास शुरू हो गई थी। इसका क्या मतलब हुआ कि दो एक्शन इस प्रकार हुए पास्ट में कि उनमें से एक एक्शन का कुछ हिस्सा आपके हाथ से निकल गया, उसके बाद फिर आप क्लास के अंदर पहुंचे। अब दूसरा केस क्या है, मान लो आप इतने लेट हो जाते कि मान लो बाइक पंचर हो जाती, कोई पंचर जोड़ने वाला नहीं मिलता, तो आप बहुत देर बाद क्लास में पहुंचते और क्लास खत्म हो गई होती, तो क्या बोलते हैं आपके, जब मैं क्लास में पहुंचा तो क्लास खत्म हो गई थी। तो ये दोनों चीज़ें दिखती हैं और ऐसे घटनाक्रम हमारी ज़िंदगी में डेली होते हैं। जैसे हम कई बार ट्रेन पकड़ने के लिए टाइम पे निकलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो ट्रेन चली गई, जब तक हम पहुंचे स्टेशन, भाई हम स्टेशन पहुंचे, ट्रेन रवाना हो गई। कई बार मूवी देखने जाते हैं, लेट हो जाते हैं, टिकट नहीं मिलता, कहते हैं जब थिएटर में पहुंचे मूवी शुरू हो गई। तो अगर पास्ट में कोई भी दो एक्शन इस प्रकार किए गए हों कि उनमें से एक कार्य पूरी तरह या उसका कुछ हिस्सा समाप्त हो गया है, उसके बाद दूसरा कार्य किया गया है, तब ये सीक्वेंस ऑफ टेंस बनता है। अब ये कैसे बनता है वो समझ लीजिए कि दोनों में से जो भी काम पहले होता है उसे हम शुरू में रखते हैं और उसे हम पास्ट परफेक्ट की क्रियाओं से जोड़ देते हैं। ये कहलाता है हमारा फर्स्ट एक्शन। पास्ट परफेक्ट की क्रिया भी बता देंगे आपको, हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। दूसरा एक्शन जो है उसे अंत में रखते हैं, जो बाद में हुआ होता है, और इसके साथ हम क्रिया लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, और इसको कहते हैं हम सेकंड एक्शन। और इन दोनों एक्शंस को हम जोड़ देते हैं बिफोर के द्वारा। तो ये एक पूरी ट्रिक बन जाती है। यही सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला फॉर्मूला है हमारा कि भाई यहाँ पे पास्ट परफेक्ट फर्स्ट एक्शन है और पास्ट इंडेफिनिट कौन सा एक्शन है, सेकंड एक्शन। दोनों की क्रिया अलग अलग हैं। अब इसको अगर एक फॉर्मूले के रूप में देखें, ये तो मैंने एक ट्रिक के रूप में बताया छोटी सी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई पास्ट परफेक्ट जो काम पहले हुआ है, चाहे पूरी तरह खत्म हुआ है चाहे उसका कुछ हिस्सा हो गया, इसको हमने रख दिया शुरू में, इसको कह रहे हैं हम फर्स्ट एक्शन। और बीच में यूज़ किया हमने किसका, बिफोर का। इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड एक्शन, जो हम बना रहे हैं किसके द्वारा, पास्ट इंडेफिनिट के। ये हमारा कहलाएगा सेकंड एक्शन। अब एग्जामिनर एक तरफ की क्रिया को सही करके दूसरी तरफ की क्रिया को गलत कर सकता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला है पहला, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि जैसे आफ्टर की बात करें, अगर इसे आफ्टर कर दें तो बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर, तो उसमें आप इसको भी अपोजिट कर दीजिए, ये हिस्सा पहले चला जाएगा और वो हिस्सा बाद में। तो ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम एक दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम सेकंड एक्शन को पहले लाते हैं और फर्स्ट एक्शन को बाद में लाते हैं। अब वो फॉर्मूला कैसे बनता है, वो वैन से बनता है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड एक्शन, क्रिया सेम रहेगी, सेकंड एक्शन पहले आ जाएगा, इसके बाद पास्ट परफेक्ट आएगा, और ये है आपका कौन सा एक्शन, फर्स्ट एक्शन। तो ये इसका एक दूसरा फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले की क्रिया बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें आपको ये जरूर याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूले आप नोट भी कर सकते हैं कि बिफोर में कौन पहले आता है, कौन बिफोर में फर्स्ट एक्शन पहले आता है और सेकंड एक्शन बाद में। व्हेन में सेकंड एक्शन पहले रहेगा, फर्स्ट एक्शन बाद में रहेगा, और क्रिया सेम रहेगी। सेकंड एक्शन कहीं भी लिखो पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट एक्शन कहीं भी लिखो पास्ट परफेक्ट। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है इस फॉर्मूले को पहचानना। फॉर्मूला तो लिख दिया, हो सकता है किसी किताब से भी पढ़ने को मिल जाए आपको, पर उसको जज कैसे करोगे। जज हम ना तो बिफोर से कर सकते हैं ना व्हेन से, क्योंकि हजारों वाक्यों में काम आते हैं। अब असली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको एग्जाम में कैसे पता लगेगा कि आपको ये फॉर्मूला लगाना है या नहीं लगाना है। तो इसके हम दो एग्जाम्पल लेंगे, एक बिफोर के द्वारा बनाया गया एग्जाम्पल लेंगे और एक व्हेन के द्वारा बनाया गया एग्जाम्पल लेंगे।
ये एग्जाम्पल देखें आप। इन एग्जाम्पल में खास बात क्या है कि मैं आपको पहचानने का तरीका बताऊंगा, और पहचानने के लिए आपको हमेशा याद रखना है इसकी 3 शर्तें होती हैं। वो तीनों शर्तें पूरी होंगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो लग। पहली शर्त क्या है कि 2 वाक्यों के मध्य में बिफोर आना चाहिए, या फिर पहला वाक्य वैन से चालू होना चाहिए। तो एक शर्त हमारी पूरी हो गई, यहाँ 2 वाक्यों के मध्य में बिफोर आ रहा है। जो 2 सेंटेंस आपको जोड़ के दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट पे ध्यान दें। सब्जेक्ट कभी भी सिमिलियर नहीं होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिमिलियर हैं तो ये नियम कभी नहीं लगेगा, तो सब्जेक्ट अलग अलग हो गए। तीसरी चीज़ कि फॉर्मूला जो बनाया गया उसकी एक क्रिया कम से कम फॉर्मूले से मैच करनी चाहिए। तो बिफोर का फॉर्मूला बनाया गया है, इसमें पहले पास्ट परफेक्ट आता है जो दे ही नहीं रखा, तो इसको चेक नहीं कर सकते। बाद में क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको आराम से चेक कर सकते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो ऐसे में अब हमें तय हो गया कि यहाँ पास्ट परफेक्ट की क्रिया लगानी है, तो हेड आ जाएगा और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट। ये हमने उत्तर दे दिया। अब हम एक वैन का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वैन का फॉर्मूला है। ये ध्यान से देखें, इसमें भी आपको वही 3 शर्तें दिखेंगी जो मैं अभी एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। पहली शर्त कि यहाँ वैन आ गया, जैसे यहाँ बताया था बीच में बिफोर आए, वाक्य के शुरू में क्या आ गया, वैन। दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग। यहाँ पे क्रिया दे नहीं रखी है, यहाँ हेड लेफ्ट आ रहा है। वैन के फॉर्मूले में पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और बाद में आता है पास्ट परफेक्ट। तो ऐसी स्थिति में यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले समझा दिए। दोनों फॉर्मूलों में किस तरीके से आपको क्रिया लगानी है, क्या क्या शर्तें, दोबारा सुन लें। बिफोर या वाक्य वैन से चालू हो, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, एक तरफ की क्रिया जैसे यहाँ मैच किया हमने इसको और यहाँ पे हमने इसको मैच किया, आपके फॉर्मूले से मैच करनी चाहिए। अब मैं कुछ एक एग्जाम्पल और इस सीक्वेंस ऑफ टेंस के फॉर्मूले पर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप स्टेनोग्राफर और एलडीसी के एग्जाम में जा रहे हैं तो 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निश्चित आएंगे, ये मान के चल लीजिए। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, आप इसको देख लें। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, आपको ऑप्शंस दिए होंगे इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, चौथा ऑप्शन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नो इम्प्रूवमेंट होता है पूरा, ये मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमारी शर्तें चेक करें, बिफोर आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ऑप्शन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे दिख रहा है आपको, सी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो कहने का मतलब है आप अपने पॉइंट टू पॉइंट चलें, सीक्वेंस ऑफ टेंस के इस क्रम में बहुत जानदार क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ की क्रिया सही दे रखी है, एक गलत है, तो हमने इसको देख के इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। अब एक वैन का एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर का है। इस तरीके से दिया गया है। इसमें क्या करना होता है, हमें ये पता लगाना होता है वाक्य के किस हिस्से में गलती है। एक अंतिम हिस्सा भी दे रखा होता है जिसे हम नो एरर कहते हैं। अब इसमें हमारा फॉर्मूला कैसे लग रहा है, पहली शर्त पूरी होगी, वैन आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म चेक करनी थी, चेक कर ली। यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ बिगिन तो थर्ड फॉर्म दे रखी है, पर ये गलत है, यानी हमने पहचान लिया 4, वहाँ हम 4 वाला गोला काला कर देंगे, हमको नंबर मिल जाएगा। पर मैं आपको इसका करेक्शन भी बता देता हूँ, यहाँ वाच के स्थान पे क्या आ जाएगा, हेड। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बिफोर का भी याद रखना है और वैन का भी। तीनों शर्तें याद रखनी है, तसल्ली से चेक करिए और सीक्वेंस ऑफ टेंस के इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, चूँकि समय की सीमा है इसलिए मैं ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, जिससे मैं बात को कट टू कट रखना चाहता हूँ। वैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस में इन सारे मुद्दों पर बहुत व्यापक चर्चा होती है, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल डिस्कस भी किए जाते हैं।
आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप कभी कोई दिक्कत है तो उस पर बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला फॉर्मूला है जो पार्ट 1 के इस वीडियो में देखा हमने, और जैसा मैंने कहा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अपने लिए कैसी लगी, इसका आपके लिए क्या फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से लिखें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर करिए जिससे कि वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। जल्दी ही इस सीरीज के हम दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।